हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज है हमारा लेक्चर 2 चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, जिसके अंदर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन समझेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, फिर उसके बाद डिफरेंस समझेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझेंगे, टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट यानी कि ग्रोथ को कैसे असेस किया जाता है, उसके असेसमेंट के लिए जो जो टेक्निक्स हैं, जो जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स होते हैं, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम ग्रोथ चार्ट की प्लॉटिंग को देखेंगे, ग्रोथ चार्ट होता क्या है उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। मैंने पिछले क्लास में कुछ एमसीक्यूज दिए थे, तो अभी उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इज प्राइमली कंसर्न्ड विद, तो ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग किससे कंसर्न्ड होता है, तो ये चिल्ड्रंस की केयर, प्रिवेंशन और प्रमोशन से कंसर्न रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर। चाइल्ड हेल्थ केयर का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, आपको मैंने बताया था फैमिली सेंटर्ड केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स एज अ हेल्थ एजुकेटर इंक्लूड्स। हेल्थ एजुकेटर की तरह अगर रोल नर्स का क्या हो सकता है, सर्जरी तो नर्स परफॉर्म करती नहीं है। टीचिंग पेरेंट्स अबाउट न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, यही ऑप्शन होगा। बाकी प्रिस्क्राइब करना मेडिसिन, ये भी नर्स को अलाउड नहीं होता है, और ऑटोप्सी तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप सिंपल ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं हो टॉपिक के बारे में, फिर भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आराम से आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको बताओगे, इन्फेंट्स वो बच्चे होते हैं जो जिनकी एज क्या होती है, 1 साल से कम होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अंडर 1 ईयर अपॉन लाइव बर्थ इनटू 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन वाइटल स्टैटिस्टिक्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज, मतलब कितना रेशियो कैसे हम लिखते हैं, कितनी डेथ पर लाख लाइव बर्थ हम लिखते हैं। ठीक है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन हम समझते हैं ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ इट इज रेफर्ड टू क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी कि कोई मतलब जैसे क्वांटिटी होती है ना, 1 किलो 2 किलो 4 किलो, ऐसे क्वांटिटेटिव और फिजिकल चेंज होता है बॉडी के अंदर, सच एज इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट, ऑर्गन साइज और सेल नंबर्स। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है, इट इज मेजरेबल। इसके लिए फिक्स्ड यूनिट्स होती हैं मेजरमेंट के लिए, जैसे कि सेंटीमीटर, केजी, एमएम, इसके अंदर आप मेजर कर सकते हो। एग्जाम्पल, increase in height from 50 सेंटीमीटर एट बर्थ टू 75 सेंटीमीटर एट 1 ईयर। क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो बर्थ के टाइम पे उसका 50 सेंटीमीटर हाइट होती है, बट वो 1 साल पे कितना हो जाता है, 75 सेंटीमीटर होती है। तो ये जो इंक्रीज है हाइट के अंदर, इसी को हम ग्रोथ बोलते हैं। अब डेवलपमेंट को समझते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज रेफर टू क्वालिटेटिव फंक्शनल चेंज इन स्किल्स, एबिलिटी एंड मैच्योरिटी ऑफ बॉडी सिस्टम। यहाँ पे कोई भी मतलब चेंज नहीं होता है, फिजिकल चेंज नहीं होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल चेंजेस आते हैं स्किल्स के अंदर, एबिलिटीज के अंदर, मैच्योरिटी होती है बॉडी सिस्टम्स की। इट इज नॉट डायरेक्टली मेजरेबल बट ऑब्जर्व्ड। क्या होता है, डेवलपमेंट को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, बट इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, अ बेबी लर्न्स टू सिट, वॉक, टॉक और डेवलप इमोशनल एंड सोशल स्किल्स। बच्चा क्या होता है, शुरू में उसको कुछ नहीं पता होता है, फिर धीरे धीरे वो बैठना, चलना, बात करना और इमोशंस को भी डेवलप करता है कि कब रोना है, कब हंसना है। ये सब इमोशंस उसके अंदर डेवलप होते हैं। सोशल स्किल्स आती है, वो पहचानने लगता है कि हाँ मेरे भाई बहन कौन है, मेरे मम्मी पापा कौन है, ऐसे ऐसे करके होता है। नेक्स्ट फिर डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर एक शॉर्ट हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि काफी एग्जाम में ऐसे पूछता है,
तो आप आराम से लिख सकोगे। पहला तो ग्रोथ क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है बॉडी के अंदर, बट डेवलपमेंट क्या है, फंक्शनल और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव नेचर की होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स के अंदर, ठीक है। इसके लिए एक फिक्स यूनिट्स होती हैं मेजरमेंट के लिए। बट डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, कैन नॉट ऑलवेज बी मेजर्ड, हमेशा इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इंक्लूड्स इंक्रीज इन हाइट, वेट, ऑर्गन साइज एंड मसल मास, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आता है कि हाइट में चेंज आना, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ऑर्गन के साइज बढ़ना, मसल मास बढ़ना, ये सब इसके अंदर आता है। बट डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, इंक्लूड्स मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज। ये क्या है, ग्रोथ क्या है, मोस्टली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, इन्फ्लुएंस बाय, और ये क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, जेनेटिक और न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। अच्छा न्यूट्रिएंट्स लेगा बच्चा तो उसकी हाइट वेट जल्दी जल्दी बढ़ेगा, मास जल्दी बढ़ेगा। बट ये क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, एक्सपीरियंसेस से और लर्निंग से। जैसे बच्चा जो जो चीज़ें सीखेगा, एक्सपीरियंस होगा, मान लो छोटे बच्चे क्या होते हैं, आग जल रही है तो उसको जाके कैंडल को छू लेंगे तो फिर जल जाएंगे, तो वहां से उनके अंदर एक एक्सपीरियंस डेवलप होगा ना कि इसको छूने से मुझे दर्द होगा, तो इसलिए फिर वो बाद में जाके उसे नहीं छुएंगे, आग से डरेंगे। तो ये एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग होती है। अब इन्वायरमेंट के थ्रू, जैसे कि मान लो आप इंडिया में रहते हो तो यहाँ पे नॉर्मली हमारे घरों में क्या होता है, हिंदी में बात करते हैं, तो बच्चे भी हिंदी को ही सीखते हैं। अब यही यूएस में अगर कोई बच्चा है तो वहाँ पे इंग्लिश में बात करेंगे, या फ्रांस में है तो फ्रेंच में बात करेंगे, तो वहाँ के बच्चे क्या सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं। ये क्या है, इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है कि जैसा वो सुनेंगे वैसा ही बोलेंगे। नेक्स्ट है, ग्रोथ का एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है कि हाँ इतने साल का बच्चा हो गया तो वो अब ये काम कर लेगा, उसके अंदर क्या होगा, इतना हाइट में इंक्रीज आ जाएगा। जैसे कि मान लो 6 महीने पे क्या होता है, बच्चे का वेट डबल हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट के अंदर ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, बट एक मतलब होता है कि बच्चा हाँ पहले बैठना सीखेगा फिर ही चलना सीखेगा, एक मतलब ऑर्डर तो होता है, बट यहाँ पे फिक्स नहीं होता है कि इतने ही मंथ पे या इतने वीक्स पे बच्चा ये काम करने लग जाएगा। ये सबका अलग अलग होता है, इंडिविजुअल पैटर्न होता है, सब सारे लोगों में अलग अलग होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे क्या होता है 10 महीने पे ही खड़े होने लगते हैं, कुछ 1 साल पे भी नहीं हो पाते हैं, कुछ 1.5 साल पे होते हैं, ऐसे ऐसे करके होता है। सबका अलग अलग होता है, इसीलिए कभी खुद को किसी के भी साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, सब अलग अलग है। ये क्या है, ग्रोथ क्या होती है, कंटिन्यूअस फ्रॉम कंसेप्शन टू अडल्टहुड बट मोर रैपिड इन अर्ली ईयर्स। क्या है, ग्रोथ क्या होती है, कंटिन्यूअसली होती रहती है, कंसेप्शन से लेके अडल्ट जब तक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक होती है। बट हाँ ये जो होती है वैरी करता है इसका रेट, शुरू के एज में ज़्यादा तेज ग्रोथ होती है, जैसे 1 से 3 साल तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, जल्दी जल्दी बच्चे का वेट हाइट बढ़ता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, प्यूबर्टी तक भी मान लो बढ़ता रहता है, फिर उसके बाद बहुत धीरे धीरे होता है। बट डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि ये पूरे जीवन चलने वाला प्रोसेस है, मे कंटिन्यू थ्रू आउट द इंटायर लाइफ। अब क्या होता है, इंसान हर रोज कुछ सीखता है। आपने आज मान लो कुछ बनाया, आपने मान लो कुछ एडिटिंग किया, कुछ वीडियो बनाया, तो आप अगर मान लो 30 दिन तक लगातार एक वीडियो बनाने लगते हो, तो उसमें भी आप देखोगे कि आपका जो पहला वाला वीडियो था और जो 30वें दिन जो वीडियो बनाया आपने, उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, बहुत सारी बातें जान जाओगे, टेक्निकल चीज़ें सीख जाओगे। तो ये क्या है, डेवलपमेंट है। मेजर्ड बाय टूल्स लाइक ग्रोथ चार्ट एंड एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, ठीक है। ये जो ग्रोथ को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ चार्ट के थ्रू, और एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जैसे कि हाइट को हम कैसे मेजर करते हैं, इंची टेप से या फिर स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा, उससे मेजर करते हैं। वेट को हम वेइंग मशीन से मेजर करते हैं, तो ये सब हम मेजर कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे क्या है, इसको बस हम असेस कर सकते हैं बाय डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एंड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन के थ्रू। यहाँ पे मेजरमेंट कुछ नहीं हो सकता है, बस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके एग्जांपल मैंने नहीं बताए थे डेवलपमेंट के, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ।
लर्निंग टू स्पीक यानी कि बच्चा बोलना सीखता है। डेवलपिंग सोशल स्किल्स आती हैं कि हाँ ये मेरे भाई हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, ऐसे करके वो सोशल स्किल्स सीखता है, अपने फैमिली को पहचानने लगता है। मोरल रीजनिंग उस फिर धीरे धीरे करके मोरल वैल्यूज भी बच्चे के अंदर आने लगती है कि हाँ क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं, सब चीज़ें बच्चा सीख जाता है धीरे धीरे। अब ग्रोथ क्या होती है? स्लोअर आफ्टर प्यूबर्टी। मैंने पहले ही बता दिया कि ग्रोथ क्या होती है, प्यूबर्टी तक बहुत तेज चीज से होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे होने लगती है और फिर अडल्टहुड आते आते एक प्लेट्यू बन जाता है। प्लेट्यू कैसे? एक सपाट जमीन को प्लेट्यू बोलते हैं ना, तो उसी तरह कि अडल्ट होने के बाद क्या होता है, हाइट वेट ये सब, वेट तो बढ़ता मान लो रहता है, वो डाइट पे डिपेंड करता है, पर हाइट फिक्स्ड हो जाती है, ये चीज होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट में प्रोग्रेस, रिग्रेस और प्लेट्यू डिपेंडिंग ऑन लाइफ एक्सपीरियंस। अब डेवलपमेंट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हो सकता है कि ये बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, या फिर मान लो फिक्स्ड हो जाए। अगर कुछ लोग होते हैं कि एकदम फिक्स्ड हो जाते हैं कि मुझे कुछ नया नहीं सीखना है, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं कुछ बुक रीड नहीं करूंगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, तो उन लोग के अंदर डेवलपमेंट नहीं होता है। और जिनके अंदर ये इच्छा होती है कि मुझे कुछ सीखना है, कुछ नया करना है, तो उनके अंदर डेवलपमेंट होता रहता है टाइम टू टाइम। प्राइमरीली बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? ग्रोथ क्या होती है? मेजरली क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बट डेवलपमेंट क्या है? साइको सोशल और कॉग्निटिव प्रोसेस है। साइकोलॉजिकल भी आप लिख सकते हो यहाँ पे कॉग्निटिव की जगह पे, कि मतलब ये पूरा हमारा ब्रेन से जुड़ा हुआ, ब्रेन और सोशल लाइफ से हमारा, सॉरी ब्रेन नहीं माइंड, ठीक है, माइंड से जुड़ा हुआ चीज है ये थिंकिंग मेमोरी ये सब चीजें है माइंड। नेक्स्ट हम समझते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? पहला प्रिंसिपल होता है ग्रोथ ऑफ, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन एंड कंप्लीट टिल द एंड ऑफ एडोलसेंस एंड स्पीड में वेरी इन डिफरेंट स्टेजेस। क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? कंसेप्शन से शुरू हो जाता है, यानी कि जब स्पर्म और ओवम मीट करते हैं तो उसे कंसेप्शन बोलते हैं, जब एम्ब्रियो बन जाता है तो वहाँ से शुरू हो जाता है, और उसके बाद जब तक एडोलसेंस नहीं हो जाता है बच्चा तब तक चलता रहता है। स्पीड इसकी वेरी करती है डिफरेंट एजेस पे, बट ये ग्रोथ की बात थी। डेवलपमेंट क्या होता है? वो कंटिन्यूअस होता है पूरी लाइफ टाइम तक, ठीक है। तो लिख लेना डेवलपमेंट डेवलपमेंट continues throughout lifetime। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरलीनेस। ऑर्डरलीनेस यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऑर्डर में चलता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट फॉलोज डेफिनेट सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस नेवर चेंजेस। एक सीक्वेंस में चलता है और ये सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। इसी सीक्वेंस के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि अब नेक्स्ट इवेंट कौन सा होने वाला है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर वो क्रॉलिंग करता है यानी कि रेंग के चलने लगता है, फिर स्टैंडिंग मतलब यानी कि खड़ा होने लगता है, फिर उसके बाद चलना सीखता है, फिर उसके बाद दौड़ना सीखता है, ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड यूनिकनेस। क्या होता है? ये जितने भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है अलग अलग बच्चे के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है, ठीक है। ये यूनिक होता है, सबके अंदर डिफरेंट होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज डिफाइंड बट एवरी चिल्ड्रन ग्रोज बाय देयर ओन पेस। हर बच्चा अपनी स्पीड से चलता है। मीन्स इट इज डिफाइंड व्हाट विल child learn after this but when it variable depending on ओके। तो यानी कि क्या है, ये तो डिफाइंड होता है कि जैसे मान लो बच्चा पहले बैठना सीखेगा उसके बाद ही क्राउलिंग करेगा, लेकिन कब करेगा ये डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। ये सबका अलग अलग होता है, सबका डिफरेंट होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट डायरेक्शन। डेफिनेट डायरेक्शन यानी कि दो इसमें डायरेक्शंस होती हैं, पहला सिफेलोकॉर्डल और दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। उसको हम इमेज के अंदर समझते हैं। सिफेलोकॉर्डल यानी कि सिर से लेके पैर की तरफ, ठीक है, ये सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन है। सिफेलस का मतलब होता है हेड,
और कॉर्डल मतलब नीचे का जो लोअर पार्ट होता है फुट को बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है सिर से पैर की तरफ होता है, हेड टू फुट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कहता है कि ये प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, यानी कि सेंटर ऑफ बॉडी से टू पेरिफेरल होता है, सेंटर से पेरिफेरल की तरफ होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। बच्चा क्या होता है, सबसे पहले उसका कंट्रोल आता है उसके हेड एंड नेक पे। ये 2 से 3 मंथ पे अपना हेड और नेक होल्ड करने लग जाता है, बच्चा उठाने लग जाता है, सिर इधर उधर करने लग जाता है, देखने लग जाता है। फिर अब ये मान लो हाथ पैर अपने जो है इधर उधर चलाने लगता है बच्चा पहले, उसके बाद वो अपनी फिंगर्स पे कंट्रोल पाता है ना, फिंगर्स पे बाद में कंट्रोल आता है, यही कहने का मतलब है। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, सेंटर से शुरू हुआ, यानी कि शोल्डर की मसल्स में क्या हुआ, पहले कंट्रोल आया, फिर बाद में फिंगर्स की मसल्स पर आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले क्या है, बच्चा ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज को सीखता है, फिर फाइन मोटर एक्टिविटीज को सीखेगा, ठीक है। यानी कि पहले क्या, वही चीज जो मैंने बताई आपको कि पहले बच्चे का क्या है, जो ग्रॉस मोटर यानी कि जो बड़ी मसल्स होती हैं उन पे कंट्रोल आ जाता है बच्चे का, और उससे जो एक्टिविटी करता है बच्चा तो उसे ग्रॉस मोटर कहते हैं। और फाइन मोटर यानी कि जो छोटी छोटी मसल्स होती है, जैसे हमारी उंगलियों की मसल, तो इन पे कंट्रोल बहुत बाद में आता है बच्चे का, वो बाद में सीखता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, बच्चा क्या है, पहले बड़ी सी बॉल पकड़ना सीख जाएगा दोनों हाथों से, फिर उसके बाद पेंसिल पकड़ना सीखेगा बॉट बाद में, ठीक है। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेडनेस मैं ऐसे बताता हूँ आपको, जैसे कि मान लो अगर कोई बच्चा है, ठीक है, जिसका फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ अगर नहीं होगी बच्चे की तो उसकी मेंटल ग्रोथ में भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये आपस में रिलेटेड होता है, फिजिकल, मेंटल और सोशल। अगर मान लो कि किसी बच्चे की फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा और उसका सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। या फिर मान लो फिजिकली फिट है बच्चा लेकिन मेंटली फिट नहीं है, मेंटली उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उसका मेंटल और सोशल डेवलपमेंट दोनों ही उसका अफेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे करके आपस में ये रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, उन्हें हम समझते हैं। पहला तो होता है जेनेटिक फैक्टर्स या हेरिडेटरी फैक्टर्स, जो कि हमारे फैमिली से, जीन से आते हैं। और दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, इन्वायरमेंट के थ्रू जो आता है, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये याद रखना आप लोगों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जेनेटिक फैक्टर में क्या क्या आएगा, इनहेरिटेड ट्रेट्स, डिफेक्टिव जीन्स हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टाइजोमी, और ये सब चीज़ें आ जाता है। ग्रोथ पोटेंशियल भी जेनेटिक्स के आता है, देखो ना, जिस जो मतलब बहुत जिसकी हाइट कम होती है उनके बच्चों की भी हाइट कम होती है, ऐसा एक होता है। एक्सेप्शंस होते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा ही होता है, जेनेटिक्स डिफाइन करता है। नेक्स्ट फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर का मेजर रोल रह जाता है इस पे। इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो प्री नेटल यानी कि बच्चे के पैदा होने से पहले का, और पोस्ट नेटल फैक्टर्स यानी कि बच्चे के पैदा होने के बाद जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो पहले का क्या क्या फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है, मेटरनल न्यूट्रिशन यानी कि माँ कैसा न्यूट्रिशन ले रही थी, अगर माँ अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेगी तो बच्चे का डेवलपमेंट डिले होगा। फिर है मैटरनल इन्फेक्शन, अगर माँ को कोई इन्फेक्शन है तो उसका भी इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा। मैटरनल सब्सटेंस अब्यूज, अगर माँ कोई सा भी सब्सटेंस अब्यूज करती है तो उसका भी इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा। मैटरनल इलनेस, अगर माँ को मान लो कोई बीमारी है तो उसका भी इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा। अदर्स भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टनेटल फैक्टर। पोस्टनेटल फैक्टर के अंदर क्या आता है, हार्मोन्स, अगर मान लो किसी बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बढ़ गया तो जाइंटिज्म हो जाएगा, अगर कम हो गया तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। ऐसे ही करके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि थायरोक्सिन अगर बढ़ गया तो मेटाबॉलिज्म तेज होगा, कम हो गया तो धीरा होगा, उसकी वजह से पूरी ओवरऑल बॉडी पे भी अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन का, बच्चा कैसा न्यूट्रिशन ले रहा है उसका फर्क पड़ेगा। चाइल्डहुड इलनेस, अगर मान लो बच्चे को स्टार्टिंग की लाइफ में कोई इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से भी बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है,
क्योंकि अगर मान लो बच्चे का उतना अच्छा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, अच्छा उसके घर में पैसा नहीं है, फैमिली एजुकेटेड नहीं है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चे की हेल्थ पे। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशंस, यानी कि बच्चे की फैमिली के अंदर उसके माँ बाप का कैसा रिलेशन है। अगर मान लो बच्चे की फैमिली में माँ बाप लड़ते रहेंगे हर टाइम में, तो और मान लो घर में सब्सटेंस अब्यूज का हिस्ट्री है, तो बच्चे की डेवलपमेंट डिले होगा, उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जो बचपन में जो भी अगर किसी बच्चे के ऊपर कोई गलत असर पड़ता है, वो उसका पूरा लाइफ टाइम रह जाता है और बहुत टाइम तक उसे प्रॉब्लम होती रहती है। नेक्स्ट है कल्चरल इन्फ्लुएंस। अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग मान्यताएं होती हैं, वो लोग फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। ठीक है, गांव वगैरह में ज़्यादा ही फॉलो किया जाता है इसका, कि मतलब बहुत सारी होती हैं, बच्चे को धूप में नहीं रखना, बाहर नहीं दिखाना है, और नाभि पे कुछ ना कुछ चीज़ें लगा देते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को ऐसे ही कोई भी लोहे की चीज़ से काट देते हैं घर पे जब डिलीवरीज होती हैं। इसीलिए तो आजकल गवर्नमेंट क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करी है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कौन सा प्रोग्राम है जो कि प्रमोट कर रहा है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को, याद होगा आपको, जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत। नेक्स्ट है प्ले एंड एक्सरसाइज की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है। आजकल क्या है, बच्चे ज़्यादा खेलते वेलते नहीं हैं, घर में ही रहना पसंद करते हैं। फ़ोन, आईपैड, सबके पास टैबलेट्स हैं, उसमें ही कार्टून देखते रहते हैं। उसकी वजह से बच्चों का भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उनके अंदर सोशल स्किल्स नहीं आ पाती हैं। ऐसे बच्चे खेलते हैं आपस में तो उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ भी आती हैं, और भी बहुत सारा उनकी डाइट डाइट है, हेल्थ है, उनकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, ओबिसिटी नहीं होता है। आजकल देखो बच्चों के अंदर ओबिसिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बच्चे एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। प्रिंट एंड मास मीडिया, अब जैसा लोग मान लो पढ़ते हैं देखते हैं उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो सबसे पहले हम वेट का असेसमेंट देखते हैं कैसे होता है। वेट का असेसमेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से। बच्चों के लिए एक अलग ऐसी वेइंग मशीन आती है जिसमें बच्चों को लेटा दिया जाता है, फिर बच्चे जब खड़े होने लगते हैं तो उनको ये वाली वेइंग मशीन में, जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होती है, इस पे खड़ा करके वेट लिया जाता है। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके कॉलेज के एग्जाम्स में भी और कंपटीशन में भी, कि इंडिया के अंदर एवरेज वेट ऑफ न्यूबॉर्न कितना है। तो अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो 2.9 kg और अप्रॉक्स 3 kg एवरेज वेट है न्यूबॉर्न्स का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइट। हाइट को मेजर करने के लिए दो तरीके होते हैं, वही जब बच्चा अगर खड़ा नहीं होता है तब उसको ऐसे लेटाकर हाइट मेजर की जाती है। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इन्फेंटोमीटर, ठीक है। इन्फेंटोमीटर होता है, इसको बोलते हैं। और ये जो दूसरा है, जब खड़ा करके हम बच्चे की हाइट मेजर करते हैं तो वो उसको बोलते हैं हम स्टैडियोमीटर, मीटर, ठीक है। हाइट जो नॉर्मली होती है न्यूबॉर्न की कितनी होती है, ये आप याद रखना। न्यूबॉर्न की हाइट होती है अप्रॉक्स 45 टू 50 सेंटीमीटर्स, और एट 1 ईयर कितनी हो जाती है, लगभग इसमें 50% इंक्रीज हो जाता है एक साल तक, ठीक है। 1 ईयर पे लगभग हाइट हो जाती है 75 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये एवरेज है, सबके अंदर ऐसा होगा नहीं होगा, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, हर इंसान अलग है, बट ये एवरेज देखा जाता है। हेड सर्कम्फ्रेंस, हेड सर्कम्फ्रेंस मेजर किया जाता है एक नॉन स्ट्रेचेबल टेप से। नॉन स्ट्रेचेबल टेप से किया जाता है मेजर। नॉर्मली आप जो इंची टेप मेजरली जो टेलर वगैरह यूज करते हैं उनसे भी आप मेजर कर सकते हो हेड सर्कम्फ्रेंस को, बट एक अलग सा टेप आता है जिसको हेड सर्कम्फ्रेंस के लिए होता है, इसको हेड सर्कम्फ्रेंस टेप ही बोला जाता है। इसका नाम उतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, आप बस इतना याद रखना, हेड सर्कम्फ्रेंस एक टेप से मेजर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चेस्ट सर्कम्फ्रेंस के लिए, ये वाला टेप से आप हेड सर्कम्फ्रेंस भी मेजर कर सकते हो और चेस्ट सर्कम्फ्रेंस भी मेजर कर सकते हो। ये वही है, नॉन स्ट्रेचेबल टेप है, यानी कि जो स्ट्रेच ना हो, ठीक है।
अब बर्थ के टाइम पे नॉर्मली कितना हेड सर्कमफ्रेंस होता है और चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है? हेड सर्कमफ्रेंस बर्थ के टाइम पे चेस्ट सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हेड सर्कमफ्रेंस होता है लगभग 35 सेंटीमीटर्स, या अगर आप एक रेंज लेना चाहो तो रेंज आप ले सकते हो 33 से 35 सेंटीमीटर होता है हेड सर्कमफ्रेंस। चेस्ट सर्कमफ्रेंस थोड़ा सा कम होता है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस रहता है 30 से 33 सेंटीमीटर्स तक। एक मेन चीज आपको याद रखना है, बर्थ पे क्या होता है, बर्थ पे आपका हेड सर्कमफ्रेंस बच्चों का ज्यादा होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस से। फिर एट वन ईयर क्या होता है, हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल हो जाता है। फिर उसके बाद 1 ईयर के बाद यानी कि आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, आपका चेस्ट सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होने लगेगा हेड सर्कमफ्रेंस से। ठीक है, नॉर्मली एडल्ट्स में आपने देखा भी होगा। फिर नेक्स्ट है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस कभी कभी शॉर्ट में ऐसे दे देता है, MUCAC। ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, इसके लिए इस टेप का यूज किया जाता है। इसका नाम होता है शाकिज टेप। शाकिज टेप बोलते हैं इसको। इसके अंदर देखो रेड, येलो और ग्रीन लाइंस होती हैं। ठीक है, ये बताता है कि रेड में अगर है तो यानी कि बच्चा क्या है, माल नरिश्ड है। माल न्यूट्रिशन का बच्चा शिकार है। येलो वाला है तो बच्चा क्या है, डेंजर लाइन में है। ठीक है, या इन बॉर्डर लाइन। और ग्रीन वाला नॉर्मल है। ठीक है, ग्रीन वाला नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे आप देख लो ग्रीन कहाँ से शुरू होता है, ये 12.5 से शुरू होता है। ठीक है, नॉर्मल वाला रेंज 11.5 से 12.5 बॉर्डर लाइन वाली रेंज होती है। और माल न्यूट्रिशन क्या, 11.5 सेंटीमीटर से जब कम होता है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, तब बोलते हैं हम इसको। नेक्स्ट है स्किन फोल्ड थिकनेस। स्किन फोल्ड थिकनेस को नापने के लिए एक ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है और ये इंस्ट्रूमेंट का भी यूज किया जाता है। इसको इसका नाम क्या होता है इस इंस्ट्रूमेंट का, तो इसको बोलते हैं हरपेंडर्स कैलिपर। ठीक है, हरपेंडर्स कैलिपर बोलते हैं इसको। स्किन फोल्ड का मेजरमेंट करता है। इससे क्या पता चलता है, न्यूट्रिशन का पता चलता है कि बच्चे का बॉडी मास कितना है। ठीक है, क्या पता चलता है, बॉडी मास का पता चलता है इससे, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा माल नरिश्ड तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर बॉडी मास इंडेक्स, BMI। BMI काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, BMI का फॉर्मूला भी आप याद रखना कि वेट इन केजी अपॉन, ठीक है, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, इन मीटर और उसका स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, ये होता है BMI। BMI के स्कोर्स आप याद रखना कि अगर BMI 18.5 से कम आता है यानी कि अंडर नरिश्ड है बच्चा, 18.5 से लेके 24.9 तक आता है तो वो नॉर्मल वेट रहता है, 25 से लेके 30 तक है, 29.9 तक आता है तो ओवर वेट है बच्चा, और 30 से अबव है तो ओबिस है। ठीक है, ओबेसिटी है। नेक्स्ट है अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट। अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट बॉडी का कहाँ से नापा जाता है, तो वो सिम्फाइसिस प्यूबिस से नापा जाता है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, लैंडमार्क क्या होता है, अपर सेगमेंट ऊपर वाला बॉडी पार्ट और नीचे वाला लोअर सेगमेंट क्या होता है, प्यूबर्टी पर
एट प्यूबर्टी इसका रेशियो क्या होता है, अपर सेगमेंट इज टू लोअर सेगमेंट इज इक्वल्स टू 1:1, यानी कि दोनों बराबर हो जाता है प्यूबर्टी पर। उससे पहले क्या होता है, प्यूबर्टी से पहले अपर सेगमेंट ज्यादा रहता है लोअर सेगमेंट से, और उसके बाद प्यूबर्टी के बाद 1:1 हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, तब अपर सेगमेंट ज्यादा रहता है। नेक्स्ट फिर है टीथ इरप्शन ऑफ टीथ, यानी कि दांत कितने टाइप के होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझना, बस थोड़ा बहुत समझना है, एग्जाम में बहुत छोटे छोटे एमसीक्यूज ही यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो दांत क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पहला तो टेम्पोररी, दूसरा परमानेंट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है टेम्पोररी टीथ के नाम से, क्योंकि इसके कई सारे नाम होते हैं। मिल्क टीथ भी बोलते हैं हम टेम्पोररी टीथ को, डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं, और प्राइमरी डेंटेशन भी हम बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जो हमारा परमानेंट टीथ होता है इसको सेकेंडरी डेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। जो टेम्पोररी टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, वो 20 होते हैं टोटल नंबर के अंदर। प्री मोलर टीथ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं मिल्क टीथ में, डेसिडुअस टीथ में। स्टार्ट होते हैं निकलना कहाँ से, 6 महीने की एज से शुरू होते हैं निकलना और कंप्लीट हो जाते हैं 24 मंथ की एज तक। परमानेंट टीथ या सेकेंडरी डेंटिशन क्या होता है, ये टोटल 32 होते हैं नंबर्स में। इसमें सारे टाइप के दांत प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इंसिजर्स, कैनाइन, प्री मोरल, मोरल सारे प्रेजेंट होते हैं। ये शुरू होते हैं निकलना 6 साल की एज से और ये कंप्लीट हो जाते हैं 24 ईयर्स ऑफ एज तक। नेक्स्ट फिर है हमारा ग्रोथ चार्ट। ग्रोथ चार्ट क्या होता है पहले इसको समझते हैं। ग्रोथ चार्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड टूल used to record and compare child physical growth parameters, height, weight, head circumference over time. It helps assess normal growth pattern, identify deviation that may इंडिकेट हेल्थ और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी कि ग्रोथ चार्ट क्या होता है, एक टूल होता है जिससे कि हम रिकॉर्ड करते हैं, कंपेयर करते हैं बच्चे का जो फिजिकल ग्रोथ पैरामीटर्स होता है, यानी कि हाइट, वेट और हेड सर्कम्फरेंस टाइम के साथ, ओवर टाइम, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस जो होती है ये टाइम या एज होता है यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस में, और इधर हाइट, इधर हेड सर्कम्फरेंस, या फिर ये वेट है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे होता है, हाइट वेट का भी होता है, हेड सर्कम्फरेंस वेट का भी होता है, ऐसे ऐसे करके ग्रोथ चार्ट होते हैं। और इसका मेन क्या फोकस होता है कि ग्रोथ के मतलब टाइम के साथ क्या होना चाहिए, ऐसे चार्ट जो है ऊपर की तरफ ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, ऊपर की तरफ जाना चाहिए जो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ग्रोथ हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ जानी चाहिए। अगर ये नीचे की तरफ जा रही है, डिक्लाइन हो रहा है, तो वो हमारा क्या है, ये एबनॉर्मल होती है, ठीक है। इसके लिए इसका यूज किया जाता है ताकि हम जो है कंपेयर कर सकें बाकी जो ग्रोथ पैटर्न है। ब्लू कलर का जो है ग्रोथ चार्ट यूज किया जाता है बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए पिंक कलर का यूज किया जाता है, यूनिवर्सल बात है ये तो। नेक्स्ट फिर ग्रोथ चार्ट हम WHO के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उसके अंदर एक ऑरेंज या रेड लाइन होती है, मतलब रेड पूरा एरिया होता है, एक येलो एरिया होता है और एक ग्रीन एरिया होता है। अगर मान लो ग्रोथ यहाँ पे वेट अपॉन वेट इस टू हमारा एज के हिसाब से हम चार्ट बना रहे हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एज है और इधर वेट है, तो यहाँ पे हम वेट को प्लॉट करेंगे, और अगर वो ग्रीन रेंज के अंदर आता है यानी कि नॉर्मल है, वो येलो में आता है तो उसमें माइल्ड डेविएशन है, और अगर रेड जोन में आ जाता है तो सीवियर अंडरवेट बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रोथ कर्व भी दिया है, ग्रोथ कर्व ऐसे है तो गुड है, और यहाँ से सीधा जा रहा है तो डेरिवेट डिप्रेस्ड है, और यहाँ पे वेरी डिप्रेस्ड है अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है तो। नेक्स्ट अब हम कुछ MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में मैंने दे दिया था आपको खुद से सॉल्व करने के लिए, पता नहीं किसी ने किया कि नहीं किया, इसमें मैं खुद से सॉल्व करा देता हूँ आपको।
ये सारे एमसीक्यूज को। डेवलपमेंट इज मेनली, डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव चेंज इन एबिलिटी एंड फंक्शन, यस क्वालिटेटिव चेंज होता है डेवलपमेंट। इंक्रीज इन वेट एंड हाइट ओनली नहीं है, लिमिटेड टू चाइल्डहुड नहीं है, ये हमेशा डेवलपमेंट होता रहता है पूरी लाइफ टाइम। डिटरमाइंड ओनली जेनेटिक्स, ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर, ग्रोथ कब रुक जाती है? एडोलसेंस के बाद या मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। मीन मैच्योरिटी या अडल्ट होता वहां, उसके बाद रुक जाती है। विच टर्म इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस। मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर। डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, सारे ही फैक्टर्स आते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल सारे ही आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट कंटिन्यूज, डेवलपमेंट कब तक कंटिन्यू होता है? ओनली इन अर्ली चाइल्डहुड, ओनली ड्यूरिंग एडोलसेंस, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, पूरे लाइफ टाइम तक होता रहता है। विच इज नॉट ट्रू, कौन सा मतलब सही नहीं है? ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, ये तो सही बात है। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, ये भी सही बात है। बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, ये गलत बात है और यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि नॉट ट्रू यहाँ पे पूछा गया था। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। ग्रोथ इज फिजिकल एंड डेवलपमेंट इज फंक्शनल, ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब बस ये सी वाला ही गलत यहाँ पे दे रहा है। डायरेक्टली हम सिर्फ ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को नहीं मेजर हम कर सकते हैं, उसको बस ऑब्जर्व कर सकते हैं और स्किल्स को देख के हम ऑब्जर्व ही कर सकते हैं उसको। विच फैक्टर कैन नॉट इन्फ्लुएंस ग्रोथ, कौन से फैक्टर ग्रोथ को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे? मैंने फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको बताया, ये वहां से क्वेश्चन है। जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, न्यूट्रिशनल फैक्टर करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर करता है, ब्लड ग्रुप से कोई मतलब नहीं है ग्रोथ का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए पॉजिटिव वाले ज्यादा ग्रो करेंगे, बी पॉजिटिव वाले कम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल कब हो जाता है हेड सर्कमफ्रेंस के? मैंने आपको अभी बताया था, ये 1 साल पे बराबर हो जाता है। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस इज मेनली यूज्ड टू असेस, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस किस लिए लिया जाता है, किस चीज के असेसमेंट के लिए? पहला है कार्डियक फंक्शन का, न्यूट्रिशनल स्टेटस का, देन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का, देन स्केलेटल ग्रोथ का। तो ये मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस न्यूट्रिशनल ग्रोथ के लिए लिया जाता है, इससे पता चलता है कि बच्चा माल नरिश्ड तो नहीं है। ठीक है, ये चेक करने के लिए। इन WHO ग्रोथ चार्ट द ग्रीन जोन यूजुअली इंडिकेट्स, WHO के ग्रोथ चार्ट के अंदर जो ग्रीन जोन है, अभी मैंने आपको बताया ग्रीन जोन क्या इंडिकेट करता है? अंडरवेट, नॉर्मल ग्रोथ, सीवियर माल न्यूट्रिशन या ओवरवेट, तो ये नॉर्मल को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, यानी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स? सोशल स्माइल, सिटिंग, वॉकिंग, वेट गेन, हाइट गेन, ये तो ग्रोथ हो गया। टीथ इरेप्शन, ये भी आपके ग्रोथ में ही आएगा, ग्रोथ वेलोसिटी। तो डेवलपमेंट माइलस्टोन क्या क्या इंक्लूड करेगा? सोशल स्माइल, सिटिंग एंड वॉकिंग। डेवलपमेंटल माइलस्टोन का मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, वो काफी लंबी चीज है, वो अलग से उसको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।